Assalamu alaikum. Good morning, everybody. Welcome to Geo Pakistan with Huma and Abdullah, and it's a Friday. It is a Friday, and अच्छी बात यह है कि जो तवील खुश्क साली का मौसम चल रहा था, मुल्क के मैदानी इलाकों में, बालाई इलाकों में भी बर्फबारी नहीं हो रही थी. Everybody was worried कि किस तरह अल्टीमेटली फिर दरिया में पानी आएगा. ड्राई स्पेल था. वहाँ कुछ बेहतरी के इम्कानात सॉर्ट ऑफ नज़र आ रहे हैं. अभी भी उस तरह से खुलकर बारिश या बर्फबारी नहीं हुई है, लेकिन फिर भी आज़ाद कश्मीर में मुख्तलिफ मकामात पे और खैबर पख्तूनख्वा में कुछ पहाड़ों पर बर्फबारी की इत्तलात मौसूल हो रही हैं. साथ ही इस्लामाबाद में हल्की बारिश हुई है, जिसकी वजह से क्या हुआ है, धुंध छट गई है. धुंध और धुंध की वजह से आपको पता है कि कितनी बीमारियां और क्या क्या नहीं हो रहा था. एक वैसे ही एक बिल्कुल ड्राइनेस, आपको पता है ना, ये उस किस्म की सर्दी है आजकल. वी आर ऑल लिविंग इट, कि बिल्कुल आपकी स्किन उखाड़ देने वाली टाइप. लेकिन थैंक गॉड कि थोड़ा सा अब नज़र आ रहा है कि शायद थिंग्स विल गेट बेटर. लेकिन अब्दुल्ला, ये पूरा जो सिस्टम है ना, ये वेदर सिस्टम जो आजकल हम देख रहे हैं, एक्सट्रीम किस्म की ठंड, और जहाँ जिन महीनों में बारिशें होनी भी चाहिए उसमें भी ना होना, दिस इज़ ग्लोबल वेदर पैटर्न्स जो चेंज हो रहे हैं, क्लाइमेटिक चेंजेस का जो असर पाकिस्तान पे ख़ास तौर पे पड़ रहा है, ये सारी इंडिकेशंस हैं उसकी. मतलब कब हम देखते थे इस किस्म की सर्दियाँ इंटेंस किस्म की, या फिर इवन गर्मियाँ जो बड़ी इंटेंस हो गई हैं, उनको भी अगर आप मद्देनज़र रखें. जब आजकल हम ये लोगों से डिस्कशन कर रहे हैं ना कि सर्दी ठीक से नहीं पड़ी जनूबी हिस्से में मुल्क के, और जहाँ पड़ी है मैदानी इलाके में इंतहा की बला की सर्दी पड़ी है, बारिशें नहीं हुई हैं, खुश्क सर्दी पड़ी है. सो पीपल हैव ऑलरेडी स्टार्टेड वंडरिंग, क्या गर्मी भी इसी तरह चेंज पैटर्न दिखाएगी, क्या गर्मी भी ऐसी होगी जो बर्दाश्त से बाहर होगी, या बारिशें कम होंगी, और फिर पीरियड भी लंबा लंबा होता चला जाता है ना. अब आप देखें, यही जो सारा मौसम हम अभी देख रहे हैं, जो कि दिसंबर से स्टार्ट हो जाता है, अब हमें लिटरली जनवरी के एंड में नज़र आ रहा है. तो ये किस तरह टाइम भी इसका जो है वो बदलता जा रहा है. एक्सपेक्टेशन जो आप सालों से देख ही रहे होते हैं, इट्स नॉट दैट एनी मोर. और ये सिर्फ हमारा नहीं है, ये ग्लोबली इस किस्म की जो चेंजेस हैं वो हम आगे चलकर हम इस पे बात करेंगे. बिल्कुल, आगे चलकर हमें हमारे साथ ज्वाइन करेंगे फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री एज वेल, और पर्टिकुलरली पहाड़ों से भी, कि भाई दिसंबर के आखिर से जो बर्फबारी होना शुरू होती है वो अब तक क्यों नहीं हुई थी, या अभी भी हुई है तो कितनी हुई है. बट दैट कम्स लेटर इन द शो. इंतखाबात में 2 हफ्ते से भी ऑलमोस्ट कम का वक्त रह गया है, और इसी सर्दी में ही होने हैं इंतखाबात भी, तो उसके लिए भी तैयार हो जाए. बिल्कुल होने हैं इंतखाबात, और मुश्किल से 2 हफ्ते रह गए हैं. सियासी गर्मा गर्मी अब एक्चुअली जोरों पर है. जर्मन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो इन दिनों पंजाब में इलेक्शन मुहिम चला रहे हैं, और खुलकर चला रहे हैं, और खुलकर नवाज शरीफ का रास्ता रोकने के ऐलानात भी कर रहे हैं. पहले वो आज़ाद उम्मीदवारों से मिलकर हुकूमत बनाने के दावे करते रहे, फिर कल उन्होंने PTI के वोटर्स के साथ नून लीग के कारकुनों को भी तीर पर ठप्पा लगाने का मशवरा दिया. सुनिए क्या कहा. नून लीग के नजरियाती कारकुन से बात करना चाह रहा हूं कि अगर आपको वोट की इज्जत चाहिए, अगर आपको जमहूरियत चाहिए, तो आए इस तीर पे थप्पा लगाए. वो शेर नहीं रहा, ये वो शेर है जो अवाम का खून चूसता है. ये वो शेर है जो किसानों का खून चूसता है. ये वो शेर है जो मजदूरों और नौजवानों को खून चूसता है. आए मेरे साथ दे, इंशाअल्लाह ताला हम इस शेर का शिकार का बंदोबस्त करते हैं. मैं PTI के कारकुन से बात करना चाह रहा हूं कि आपने अगर इसकी चौथी बार का ख्वाहिश को रोकना है, तो आपके पास एक ही ऑप्शन है. आप जज्बाती हो के अपना वोट जाया कर सकते हो, वो भी आपका हक है. मगर अगर आप किसी इंडिपेंडेंट पे या किसी और पे वोट डालेंगे, तो इसका मतलब आप समझे कि आप शेर पे ही मोहर लगा रहे हो, आप शेर को जितवा रहे हो. इस इलेक्शन में आपने एक स्ट्रैटेजी के तहत आप अपना वोट का हक इस्तेमाल करें. आप समझे कि अब इलेक्शन बन गया है 2 जमातों के दरमियान, कोई तीसरी जमात नहीं. और अगर आपने शेर का रास्ता रोकना है, नून लीग का रास्ता रोकना है, तो आपको भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तीर पे थप्पा लगाना पड़ेगा. अच्छा जी, आपको ये भी बताएं कि बानी PTI ने पीपल्स पार्टी से हाथ मिलाने के इम्कान को यकसर मुस्तरद कर दिया है, और PTI के वकील रहनुमा शोएब शाहीन के ख्याल में बिलावल एक तीर से कई शिकार करना चाहते हैं. तो ये उनका समझना है. तीर है तो वो तो कर सकते हैं, वो तो करेंगे. तो मगर PTI के आज़ाद उम्मीदवार बिकने वाले नहीं, अकॉर्डिंग टू हिम. सुन लें.
मेरा ख्याल है बिलावल साहब तो वो एक तीर से कई शिकार करने के चक्कर में हैं। एक तरफ तो हमारे हक में बातें करते हैं ताकि पीटीआई का वोटर उनकी तरफ मुतवज्जे हो, दूसरी बात वो दूसरी तरफ वो ये कह रहे हैं कि ये आज़ाद लोग हो गए हैं लिहाजा हमारी तरफ आ जाएंगे, यानी ये बिक जाएंगे, ये बिकाऊ माल है। इस वक्त जो पार्टी के जिन लोगों को टिकटें मिली हैं, कोई गद्दारी करना या गद्दारी का सोचना भी, वो मैं समझता हूँ कि अवाम जो है वो उनको न सिर्फ माफ़ नहीं करेगी, उनको बल्कि रहने ही नहीं देगी। मुस्लिम लीग नून शुरू में तो बिलावल के जारहाना बयानात का जवाब देने से गुरेज करती रही, लेकिन अब लगता है कि इसने थोड़ी पॉलिसी शायद तब्दील की है। कल शहबाज शरीफ और मरीम नवाज ने बिलावल भुट्टो का नाम लिए बगैर अपने तरीके से उन्हें जवाब दिया। मेरे एक मेहरबान ने कहा कि अगर हमें हुकूमत मिली तो तमाम सियासी कैदियों को वो रहा कर देंगे। मैं उनको बताना चाहता हूँ अपने मेहरबान को कि नवाज शरीफ के दौर में 2013 से लेकर 18 तक ना इस्लामाबाद में ना पंजाब में कोई सियासी कैदी नहीं था। ये हमारा रिकॉर्ड है अल्लाह ताला के फजल करम से। अलबत्ता मैं अपने मेहरबान को एक मशवरा देना चाहता हूँ बरादराना, कि जहाँ पर उन्होंने ये ऐलान किया कि अगर उनको मौका मिले तो सियासी कैदी कोई नहीं होगा, उसके साथ साथ जो जाती जेलें हैं उनके खात्मे का भी वो ऐलान करें। जमातें आजकल पंजाब में ऐसी भी आई हुई हैं जिन्होंने 15-15 साल एक सूबे में हुकूमत की है, और आज पूछो कि 15 साल में 15 मंसूबे गिनवा दो तो कुछ भी नहीं है बताने के लिए। एक शख्स आकर पंजाब में कह रहा है नवाज शरीफ ने अभी तक मंशूर नहीं दिया, और लोग जानते हैं नवाज शरीफ मंशूर देगा, इंशाल्लाह आने वाले चंद दिनों में देगा। लेकिन नवाज शरीफ का मंशूर, ये देखो वो ऑरेंज लाइन है जो ऊपर से गुजर रही है, ये अंडरपास और ये ओवरहेड ब्रिज है जो लाहौर के चप्पे चप्पे पर है, ये मोटरवेज है, बिजली के कारखाने हैं। नवाज शरीफ ने मंशूर दिया तो उस पर अमल भी किया, सिर्फ कागज पे रख के प्रेस कॉन्फ्रेंस में मंशूर नहीं दे दिया। दैट्स अ नोवेल आइडिया, लेकिन मतलब मंशूर अभी तक नहीं आया। हाँ, बट बॉटम लाइन यही है कि मंशूर अभी तक है नहीं। अच्छा, बिलावल भुट्टो जरदारी और लीगी रहनुमाओं के दरमियान अब आपने देख ही लिया कि लफ्सी जंग जो है वो अपनी जगह, लेकिन पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन बाबा मुफाहमत कहलाए जाने वाले आसिफ अली जरदारी इस लफ्सी गोलाबारी से खुद को दूर रखे हुए हैं, और मियां नवाज शरीफ भी पीपल्स पार्टी के खिलाफ अब तक कुछ नहीं बोले। दोनों जानिब से फैसला साज शख्सियात की खामोशी बता रही है। इंतखाबात के बाद लफ्सी सीज फायर भी हो सकती है, हो जाएगा। नो पॉइंट्स फॉर गेसिंग। इरशाद भट्टी साहब सीनियर तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जरा बात कर लेते हैं। भट्टी साहब, पीपल्स पार्टी आज़ाद उम्मीदवारों के साथ मिलकर हुकूमत बनाने के दावे के बाद अब तहरीक इंसाफ वालों से बराह रास्त वोट मांग रही है, और वो कह रहे हैं कि जी नवाज शरीफ को रोकने का, इक़्तिदार तक पहुंचने से रोकने का वाहिद तरीका यही है कि पीपल्स पार्टी को वोट दें। व्हाट डू यू थिंक ऑफ दिस आइडिया? जी नहीं, मैं बिलावल से बिल्कुल भी इत्तफाक नहीं करता। हाँ, दो बातों से मुझे इत्तफाक है। एक कि बिलावल ने बहुत दिलेराना फ़ैसला किया लाहौर से खड़े होकर इलेक्शन में, और दूसरा उस बिलावल का ये कहना कि मैं इंतकामी सियासत को दफन करना चाहता हूँ। दोनों अच्छी बातें हैं। गो के सिंध, लाड़काना, पीपल्स पार्टी का माजी और बिलावल भुट्टो की सिर्फ तकरीरें ये मुझे कहती हैं कि ये इन पर एतबार ना करें, लेकिन फिर भी दो बातें अच्छी हैं। वैसे ये बात जो आपने की है, एटलीस्ट ये फैसला कि बिलावल जो है वो लाहौर से ही लड़ेंगे, ये तो बिल्कुल अपनी, मेरा ख्याल है कि मदर की लेगेसी जो है वो उसी को फॉलो किया जा रहा है, और उम्मीद आई एम श्योर उनकी यही होगी जो रिस्पांस तब मिला था वो अब मिलेगा। ऑब्वियसली हालात तो बिल्कुल भी एक जैसे नहीं है, सो लेट्स सी कि क्या होता है। लेकिन ये बताएं भट्टी साहब कि अगर तहरीके इंसाफ वाले बिलावल का मशवरा नहीं मानते, आज़ाद उम्मीदवारों पर ही भरोसा करते हैं, तो इसके बाद जितने भी हल्फ उठवाए हों, जितने ऑब्वियसली जिसकी भी जो भी मर्जी हो, बेसिकली वाला जो भी होगा उसकी मर्जी होगी ना अल्टीमेटली, किस तरह तो वो किधर जाएगा किधर नहीं जाएगा वो टोटल डिसीजन तो उसी की होगी। तो उस सूरत में आज़ाद उम्मीदवारों का झुकाव पीपल्स पार्टी की तरफ आप देख रहे हैं या मुस्लिम लीग नून की तरफ देख रहे हैं, किसको ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है, ज़रा ये बता दें। जो अच्छा भाव लगाएगा,
जो अच्छा रेट लगाएगा, जो अच्छा, जिसकी अच्छी ऑफ़र होगी, जिसका अच्छा ओहदा होगा, मंडी लगेगी, मंडी सजेगी, और जो जिसके पास जितना कुछ हुआ वो उतना माल ले जाएगा। This does not sound very promising or encouraging for the even the democracy. spirit of, you know, इंतखाबात से ये ज़रा हटके ही बात। वैसे जितने हमारे वोटर्स हैं उनको पता होगा ना कि किसी इंसान का कैरेक्टर कैसा है। अगर आपको किसी उम्मीदवार के बारे में शक है कि अगर वो जीत गया और आज़ाद हैसियत में जीता है और उसके बाद वो मार्केट में अवेलेबल होगा, तो आप फिर सोच समझ कर अपने वोट का इस्तेमाल करें। कि जो ऑलरेडी काम कर रहा हो, जिसका आपने काम देखा हो, भरोसा हो, वो अच्छा जी, अब भट्टी साहब, इस पूरी सूरत हाल में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को हम कैसे भूल गए? और फिर परवेज़ खटक वाली पार्लियामेंटेरियंस भी आपको बताया ना कुछ मौजूद है, जो रिज़ल्ट कुछ ना कुछ तो देंगे। तो क्या ये दोनों जमातें भी किंग मेकर का रोल अदा करने की सलाहियत रखती हैं? देखिए, शुक्रिया फ़ाइज़ ईसा काजी साहब के 3 रुकनी बेंच का। बल्ला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास नहीं रहा। अब इलेक्शन के बाद सरदारी साहब और जहांगीर तरीन साहब 2 मेन प्लेयर होंगे। मुस्लिम लीग नून भी कोशिश करेगी, लेकिन ये 2 वो वाहिद शख्सियात हैं जिनको इलेक्शन के बाद जहाज़ों में लोगों को लाने ले जाने और एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में बड़ा ही तजर्बा है। लिहाजा ये 2 तो बड़े अहम किरदार अदा करेंगे। जहाँ तक है परवेज़ खटक ग्रुप या बाकी ग्रुप, वो छोटे छोटे ग्रुप हैं। दुआ करें परवेज़ खटक साहब अपनी सीट जीत जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया भट्टी साहब आपके तज्जिए का। और अब तो खैर इतनी देर रह नहीं गई कि हमें सारों को सब कुछ पता चल ही जाएगा कि व्हाट इज़ हैपनिंग। वैसे एक बल्ले के निशान वाले फैसले का चलें, चूँकि भट्टी साहब ने जिक्र कर दिया, अगर उस जो तफसीली फ़ैसला आया उसके निकात आप पढ़ लें और समझ लें तो बहुत सारे सवालात जो हमारे भी प्रॉब्ली जहन में थे और बहुत से लोगों के जहन में थे, जिनमें से बाज़ बेतुके सवालात भी हैं, और उनका जवाब बड़ा तसल्ली बख्श दिया गया उसमें, जिसको इसीलिए तो कह रहे हैं कि वो बड़ा डिटेल्ड किस्म का फैसला जो है उसका जवाब उसको पढ़ के तसल्ली ज़रूर हो जाती है और बहुत सारे सवालों का जवाब आपको मिल ही जाता है। अच्छा जी, कराची में सिंध प्रीमियर लीग के पहले एडिशन का आगाज़ हो गया। It sounds very exciting. It was pretty nice. अगर आप सोशल मीडिया पे फॉलो कर रहे होते तो it was not bad at all. इफ्तिताही तकरीब में आपको बता दें, you can also see आसफा भुट्टो जो हैं वो बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत उन्होंने की। सेनेटर शहरी रहमान भी वहाँ थी, मेयर कराची मुर्तज़ा बहाब, निगरान सूबाई वज़रा अहमद शाह और डॉक्टर जुनेद अली शाह भी तकरीब में मौजूद थे। नेशनल स्टेडियम कराची के इफ्तिताही मैच में आपको जरा अब्दुल्ला, हैदराबाद बहादुर्स ने कराची गाजीज को 31 रन से मात दे दी और इवेंट के मैचेस पाकिस्तान का पहला स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर बराह रास्त नशर कर रहा है। वैसे कितना एक्साइटिंग होगा, बिकॉज सिटी मैचेस जब होते हैं, जैसे कि हमने PSL वगैरह में भी देख लिया है कि हैदराबाद वर्सेस कराची, मतलब कितने फैंस और कितना लोग इंटरेस्टेड होंगे। कुछ आतिशबाजी भी लगता है हुई है। ये तकरीब के इख्तिताम पर आतिशबाजी एक्चुअली की गई और सादा मगर पुरवकार ओके ठीक है अब्दुल्ला, फाइन, हम पहुंच गए थे उधर। तकरीब देखने को मिली। ऑलराइट, ओके, चलें, ये तो हो गया और ऑब्वियसली अब ये स्टार्ट हुआ है तो इसको हम आपको अपडेटेड भी रखेंगे, वरना जियो स्पोर्ट्स पे तो आप देख ही सकते हैं। पाक भारत टेनिस के शायकीन के लिए और फैंस के लिए खुशखबरी ये है कि टेनिस टीम को नई दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन ने वीज़े जारी कर दिए हैं। फरवरी की 3 और 4 तारीख को इस्लामाबाद में पाकिस्तान के खिलाफ होने वाली डेवोस कप टेनिस ग्रुप 1 टाई के लिए भारतीय टीम को वीज़े जारी हो गए हैं, जिसके बारे में आसाम से आते हैं हमारी बात। बिल्कुल, एहसामुल हक हमारे शो पे थे, उनसे हमने बात भी की थी और उनकी भी बड़ी उम्मीद थी एक्चुअली कि डेफिनेटली इंडियन टेनिस टीम मेंबर्स को आना चाहिए और पाकिस्तान में, वरना आपको पता है ना, खतरा ये था कि किसी न्यूट्रल वेन्यू पे ना ले जाएं। नाउ वी आर सो डन विद इट। पाकिस्तान अगर होस्ट है तो द रेस्ट ऑफ द कंट्रीज आर बाउंड टू कम टू पाकिस्तान और शुक्र है कि ऐसा ही हुआ है। आपको ये भी बता दें कि इंडियन टीम 28 जनवरी को इस्लामाबाद पहुंचेगी और ज़राए के मुताबिक नई दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन ने 7 खिलाड़ियों और 5 ऑफिशियल्स पर मुश्तमिल भारतीय टेनिस टीम को वीज़े जारी कर दिए हैं, 7 और 5। तो आप देख लें कि कितने लोग आ रहे हैं। और इवेंट के लिए भारतीय टीम 28 जनवरी को बज़रिया हवाई जहाज़ नई दिल्ली से इस्लामाबाद पहुंचेगी और इसके अलावा इंडिया के
चंद सहाफ़ियों को भी इवेंट के लिए वीज़े जारी किए गए। हम कितने कूल हैं वैसे, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है ना। हाँ, और हमारे सहाफ़ियों को याद है इन्होंने कैसे, याद है कि इवेंट वो क्रिकेट वाला शुरू भी हो चुका था। कितने मैचेस तो पाकिस्तान के गुजर गए थे, उसके बाद डाली हुई थी उस वक्त। ऐसा ही था। और वो आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप था। खैर, भारत और पाकिस्तान के दरमियान ग्रुप 1 टेनिस टाई के 2 रोज़ा मुकाबले इस्लामाबाद में होंगे। सो इफ़ यू आर इन इस्लामाबाद और सराउंडिंग्स एंड इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, जाएं मैच देखें। हाँ, इट बी फन, मतलब अच्छा लगेगा। और मौसम भी होपफुली, खैर मौसम तो आपके सामने ही है। अच्छा जी, मौसम होपफुली कुछ खुल गया हो, जो आज इत्तलात आ रही हैं इस्लामाबाद से कि कुछ अब खुलने के बाद ये ना आप एक्सपेक्ट करें कि खुलने के बाद कुछ बेहतर या कम ठंड हो जाएगी, मतलब ठंड तो अच्छा विजुअल्स रहेगी दिखाते हैं आपको, चलो देख लेते हैं। विजुअल्स दिखाएं। और हल्की बारिश हुई है इस्लामाबाद में। वैसे जब बादल बरसते हैं तो आपको पता ही है कैसे बरसते हैं हुमा, उस तरह का माहौल नहीं था। ना करे ना, इट्स स्टनिंग, सब कुछ ही अच्छा लगता है एक्चुअली। पता है समटाइम्स आई वंडर, अब हम सर्दी जो है ना थोड़ी सी बर्दाश्त नहीं होती है, देन आई थिंक एंड आई गेस ये बड़ी एक यूनिवर्सल सी चीज़ है कि आप याद करते हैं कि जब हम कॉलेज यूनिवर्सिटी वगैरह जाते थे इतनी ठंड में, तो बड़ी खुशी खुशी चले भी जाते थे। मतलब कोई बहाने ऐसे नहीं होते थे कि जी आज बहुत ठंड है और हम नहीं जा सकते। बट नाउ आई एम ट्राइंग टू रिमेंबर कि क्या उतनी ठंड होती थी जितनी आजकल है, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा है। नहीं, हमारा आपको पता है बॉडी का थ्रेशोल्ड चेंज हो जाता है, इफ यू क्लाइमेटाइज हो जाते हैं ना। नहीं, और वैसे ठंड भी मेरा ख्याल है ज़्यादा, बट आई डोंट नो, आई कांट डू दैट। नहीं होती थी तब, गैस आती थी हम लोगों के घरों में, आपको याद है ये? अदरवाइज ये गर्म पानी, गीजर हर वक्त चलता था और गर्म पानी मिलता था। वैसे अच्छी बात की है कि एटलीस्ट जब बाहर से घर वापस आते थे तो घर भी बर्फ नहीं बना होता था, एटलीस्ट घर तो गर्म ही होता था। अब तो वो भी कोई गारंटी नहीं रही ना कि घर के अंदर क्या हालात हो। लिहाफ, रजाइयाँ, मूंगफलियाँ और गर्म पानी हर वक्त अवेलेबल, अफोर्डेबल गर्म पानी, आपको इलेक्ट्रिक गीजर नहीं चलाने पड़ते थे। सो ये भी तब्दीली थी। अच्छा, नीलम वैली में, वादी नीलम में जो बहुत अवाइल में जनवरी के बर्फ़ पड़ जाती है, वो अब कहीं जाके आखिर में पड़ रही है। सो कुछ स्टनिंग विजुअल्स हम तक पहुंचे, हमने सोचा व्हाई नॉट शेयर देम विद यू गाइस। ज़रा इसको हम, ये बिल्कुल कुछ देर पहले के ही मनाजिर हैं और आई एम काइंड ऑफ स्पीचलेस, सो स्टनिंग। ऑफ कोर्स ठंड तो हमें स्क्रीन के थ्रू ही नज़र आ रही है, लेकिन एटलीस्ट यहाँ बैठ के देखने में बड़ा मज़ा आ रहा है। इट्स ब्यूटीफुल। एक बर्फ़ का भी ना, एक स्नोफॉल और स्नो का भी एक और ही चार्म है, एक रोमांटिसिज्म है इसके। मतलब कुछ गाने शाने भी दिमाग में आना स्टार्ट हो गए हैं ये देख के। ब्यूटीफुल। भाई जो एंजॉय कर सकता है इसको वो जरूर एंजॉय करे, बिकॉज यू नो इट हैपेंस जस्ट वंस अ ईयर फॉर अ लिटिल व्हाइल। हमारा बालाई इलाका पूरा सफ़ेदी की चादर ओढ़े हुए होता है, वैसा माहौल नहीं बन सका। और इसमें कोई शक नहीं है, यही हक़ाइक़ देख के कि पाकिस्तान माहौलियाती तब्दीलियों से बुरी तरह मुतासर हो रहा है। 2 साल पहले मुल्क में बदतरीन सैलाब आया, मुल्क में खुश्क साली के ख़तरात मंडला रहे हैं। इक्का दुक्का मकामात पर हल्की बर्फ़बारी और बारिशें ज़रूर हुई हैं, लेकिन मामूल के मुताबिक बारिशें हो रही हैं और ना ही बर्फ़बारी अब तक देखने को मिल रही है। हैरत अंगेज़ बात यह है कि सर्दी के रमा सीज़न में अब तक गिलगित बल्तिस्तान जैसे इलाकों में भी बर्फ़बारी ठीक से नहीं हो सकी है। हालांकि आम तौर पर 20 दिसंबर से बर्फ़बारी और फिर हल्की बारिश का सिलसिला शुरू हो जाता है, जो जनवरी के आखिर तक जारी रहता है। और मौसमियात के माहिरीन ने राय दी है कि बर्फ़बारी नहीं होगी तो हमारे ग्लेशियर्स सुकड़ जाएंगे, which is very tragic। हाँ, और हर साल आपको पता है कोई ना कोई इस किस्म की वार्निंग होती है, लेकिन फिर देन इट इज़ टेकन ओवर बाय समथिंग न्यू। अच्छा जी, अब हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट्स जो और ये ग्लेशियर्स ही हैं बाय द वे, हुमा जस्ट मेंशनिंग है कि नहरी निज़ाम जो हमारा कैनाल सिस्टम है, हमारी आपाशी का, हमारी फसलों का, जो हमारी लाइफ लाइन है पानी का निज़ाम, वो ग्लेशियर्स ही चलाते हैं। बिल्कुल। और ये बाय द वे ये सब कुछ जो अभी हो रहा है ना, ये इन्वायरमेंट में और दिया दर ये आने वाले वक्त में ये फसलों को भी असरअंदाज करेगा। स्कर्दू पहले चलते हैं और वहाँ हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हमारा इंतज़ार कर रहे हैं, निसार अब्बास। सो ओवर टू यू निसार, बताइएगा क्या हो रहा है। मैं इस वक्त सतह समंदर से 12,000 फीट की बुलंदी पर जोसाई के मुकाम पे मौजूद हूँ। यहाँ पे माजी में तस्वुर भी नहीं किया जा सकता था कि जनवरी को जोसाई टॉप पे हम होंगे, क्योंकि ये वो इलाका है जहाँ पे बेतहाशा बर्फ़ पड़ती है। और माजी में तो यहाँ पे 10 फुट तक कम अज़ कम बर्फ़ होती थी इस इलाके के अंदर, लेकिन इस साल जो है बिल्कुल बर्फ़ नहीं पड़ी है। पूरे बल्तिस्तान डिवीज़न में जो है बर्फबारी नहीं हुई, अभी तक खुश्क मौसम चल रहा है, जिसकी वजह से आप देखें जोसाई जहाँ पे माजी में यहाँ तक पैदल आना मुमकिन ही नहीं था, वहाँ पे
इस वक्त जो बर्फ़ ना होने के बराबर है। और ये वो इलाका है जहाँ पे हद नज़र तक बर्फ़ होती थी और कम से कम बर्फ़ 10 फुट, और ये गर्मियों के लिए पानी का इंतज़ाम यहाँ पे सर्दियों में होता था, और यही बर्फ़ जो है वो बारिश के बाद पिघलना शुरू होती थी और सतवारा डैम में पानी जो है इसी बर्फ़ के पिघलने से पानी वहाँ पे आता था। लेकिन इस साल आप देख सकते हैं कि बर्फ़ बिल्कुल नहीं है। उस वक्त भी माजी में जो हम कहानियाँ सुनते हैं तब भी लोग यही कहते थे कि यहाँ पे अक्टूबर के बाद हर किस्म की मूवमेंट बंद हो जाती थी, लेकिन इस साल यहाँ बिल्कुल बर्फ़ न होने के बराबर है। और ये जो हमारे पास गर्मियों के लिए मुंजमद पानी का समंदर यहाँ पे होता था, वो मुंजमद पानी का समंदर कहीं पे नज़र नहीं आ रहा है। और इस साल स्कर्दू शहर में बहुत ज़्यादा पानी की क्राइसिस होंगे, और क्योंकि धूप भी इस साल गैर मामूली तौर पर तेज़ है यहाँ पे भी और स्कर्दू शहर में भी। इस वजह से आप देख सकते हैं कि दरियाओं में पानी की सतह जो है वो बुलंद है। इसका मतलब ये है कि ग्लेशियर्स भी लगातार पिघल रहे हैं और ग्लेशियर्स के पिघलने की रफ्तार जो है माजी की निस्बत ज़्यादा तेज़ है इस साल जो है। बहुत शुक्रिया निसार अब्बास, लेकिन दिस इज सो अलार्मिंग क्योंकि जिस जगह वो खड़े थे वो कह रहे, खुद बता रहे थे, आपने सुना ही है कि हम इधर आ भी नहीं सकते थे। 10-10 फुट जो है वो बर्फ़ पड़ी होती थी, और अब देखें। और फिर कहते हैं कि जहाँ जहाँ तक आपकी नज़र जाए वहाँ तक बिल्कुल आपको एक वो सफ़ेद चादर, जिस तरह अब्दुल्ला आप जिक्र कर रहे थे, वो नज़र आती है, बट एक्चुअली नॉट एनी मोर। तो ये तो बड़ा विजुअल एक डिपिक्शन हो ही गई कि हाउ ये जो पूरा एक क्लाइमेटिक चेंज हम देख रहे हैं ये पाकिस्तान में, वो महीने के लिए खुला होता है, अदरवाइज ये बर्फ की वजह से बंद ही रहता है। लेकिन बट अब आप देखिए सर्दी के मौसम में अगर हमारी टीम यहाँ तक पहुँच गई है और ये सिर्फ बर्फ के चंद टुकड़े ही नजर आ रहे हैं, तो दिस इज अ मैटर ऑफ कंसर्न। मतलब ये सोचें, आई मीन आई कांट इमेजिन कि इनका कहना है कि यहाँ ग्लेशियर्स होते थे, 10-10 फुट बर्फ़ होती थी, एंड विद इन अ फ्यू ईयर्स हमारी नज़रों के सामने हम इनको किस तरह डिप्लीट होते हुए देख रहे हैं। इसलिए ज़रा अब अगर आप पाइप खोल के गाड़ियों के टायर धो रहे हो ना बेदरेग, और बस घास आपने लगाई हुई हो ढेर सारी और उसको पानी पे पानी दिया जा रहा है, गर्म पानी के इंतजार में नलका खुला छोड़ा हुआ है, गर्म पानी के इंतजार में नलका, अगर आप तो थोड़ा ख्याल कीजिए और ये विजुअल्स याद रखिए। पाकिस्तान से तो आपको मनाज़र दिखाए थे। आज़ाद कश्मीर में क्या सूरत हाल है, क्योंकि बहुत से दरिया हैं जहाँ से पानी, आज़ाद कश्मीर उनकी लाइफ लाइन है जहाँ का उनका पानी। आरिफ उर्फी हमारे साथी हैं जो हमें मुजफ्फराबाद से बता रहे हैं। मुजफ्फराबाद से और पाकिस्तान के शुमाली इलाके इस साल शदीद तर खुशहाली का शिकार हैं। अक्टूबर से लेकर अब तक ना तो हमारे यहाँ और ना ही मकबूजा रियासत जम्मू कश्मीर की दूसरी जानिब और ना ही शुमाली पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो सका है। और यूँ मौसम सरमा इस साल कमोबेश सारे का सारा ही खुश्क गुजर गया है। हिमालय के इस हिस्से में 7000 से ज़ायद ग्लेशियर्स हैं, इसीलिए इस इलाके को ज़मीन का थर्ड पोल कहा जाता है। और यानी कुतुब शुमाली और कुतुब जनूबी के बाद बर्फ़ के सबसे ज़्यादा ज़खायर यहाँ हैं, जो इस साल खुशहाली के साथ बुरी तरह मुतासिर हो रहे हैं। आदाद शुमार के मुताबिक इस इलाके में 2200 मिलियन एकड़ फुट पानी दरिया सिंध और उसके मामन दरियाओं के जरिए पाकिस्तान के आपाशी के 95% पानी की ज़रूरियात को पूरा करता है। खुशहाली की वजह से इंडस वाटर सिस्टम में पानी के बहाव में शदीद कमी का खदशा पैदा हो चला है, जो हमें ग़ज़ाई किल्लत के बहरान की जानिब धकेल रहा है। दूसरी तरफ ये खदशा भी अपनी जगह बरकरार है कि अगर फरवरी के महीने में बर्फबारी ज़्यादा हो गई तो पहाड़ों में बर्फानी तोदे गिरने के वाक़यात बढ़ सकते हैं, जो एक तरफ इंसानी जानों के लिए ख़तरा हो सकते हैं तो दूसरी तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बुरी तरह तबाह कर सकते हैं। माहिरीन इस बात पर मुत्तफिक हैं कि हमें हाउसिंग सोसाइटीज़ बनाने के बजाय खेतों की तादाद में इजाफा करना होगा और ज़मीन पर कंक्रीट के फर्श बिछाने के बजाय छोटे छोटे तालाब बना के ग्राउंड वाटर टेबल को रिचार्ज करना होगा, वरना आने वाले सालों में शदीद ग़ज़ाई किल्लत का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। थैंक यू आरिफ, और आप इतना ज़बरदस्त तरीके से, इतनी खूबसूरती से सूरत हाल बयान करते हैं, समझाते हैं कि हमारी आपने आने वाले दिनों की कुछ वार्निंग्स भी दे दी, वार्निंग भी दी है कि हमें लिटरली उसमें कुछ ऐड करने की जरूरत नहीं होती, सब कुछ देखने वालों को समझ में आ जाता है बखूबी। थैंक यू आरिफ वंस अगेन फॉर बीइंग विद अस। हमें अभी ज्वाइन किया है मेहर साहिबजाद साहब ने, जो कि डीजी मेट हैं। बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए टाइम निकाला है। ये बताइएगा, हम सुबह से यही बता रहे हैं कि जो सर्दी की लहर हम देख रहे हैं, ख़ासतौर पर बर्फ़बारी वगैरह, ये बड़ा लेट हुआ है इस सीज़न। हमने देखा है कि बिल्कुल जनवरी के एंड में, हालांकि ये तो बहुत हफ्ते पहले शुरू हो जाना चाहिए था। ये एक्सपेक्टेड है ऐसा वेदर पैटर्न? बिल्कुल नॉर्मली होता रहता है, ऐसी कोई बात नहीं है। कई साल बाद जो हमारे ग्लोबल फिनोमेनास जैसे तब्दील होते हैं, ये अल नीनो या लानिनो ईयर्स होते हैं,
तो उनमें कुछ तब्दीली आती है। आपने देखा होगा कि जी बाज़ का जनवरी का महीना जो है वो बड़ा खुशक गुजरता है, लेकिन आने वाले जो महीने होते हैं वो फिर ज्यादा बारिश के स्टार्ट हो जाते हैं। और 22 में आपने देखा होगा कि जनवरी में बहुत ज्यादा बारिश होगी, लेकिन आगे जाके हीट वेव शुरू होगी, जिस वजह से आपने देखा होगा कि जी हीट वेव्स भी आई, आपकी मॉनसून भी अनप्रेसिडेंटेड थी। तो ये होता रहता है। कोई इस मरतबा क्या हो रहा है मेहर साहब, बर्फबारी होगी? क्योंकि अभी हम गिलगित से मनाजिर देख रहे थे, जिस जगह 10-10 फुट बर्फ होती थी वहाँ बर्फ है ही नहीं। सो इस मरतबा क्या लेट बर्फबारी होगी? क्या एक्सपेक्ट करें? लेट बर्फबारी है। अभी आज भी कुछ इलाकों में जो है वो स्नोफॉल हुई है हमारे अपर एरियाज में। तो ये आने वाले दिनों में इंशाल्लाह ये सिलसिला बारिश का भी स्टार्ट हो जाएगा। आज भी हल्की बूंदाबांदी कुछ जगहों पे रिकॉर्ड की गई है, लेकिन ये इंशाल्लाह जो है ना ये इसके साथ अगर हवा चलेगी तो फिर ये फॉग भी देखिए फॉग का स्पेल भी निकल जाएगा और आगे बारिशें जो है वो और मैदानी इलाकों में मुख्तसर लाहौर, इस्लामाबाद, इन जगहों पे बारिशें कब तक शुरू होंगी प्रॉपर जो जनवरी में होती थी? बारिशें ये जो अगले 2-3 दिन में इंशाल्लाह जो है ना हमारा ये आखिरी दिन है ना जनवरी के, इनमें अच्छी बारिशें है और इंशाल्लाह ये सिलसिला जो है फिर आगे शुरू हो जाएगा, तो चलता रहेगा, को अच्छी बारिशों का स्पेल आ जाएगा। लेकिन अभी एक चीज जो है वो जैसे हम कहते होते हैं ना कि जी आगे टेम्परेचर थोड़े से इंक्रीज होंगे जैसे, तो स्नो अकोमोलेशन वाला सिलसिला जो है हाई एल्टीट्यूड पे वो थोड़ा सा कम ही होगा। यानी हम कह रहे हैं कि जी इस साल जो स्नोफॉल इम्पैक्ट होगा वो कम होगा और आने वाले दिनों में या गर्मियों के मौसम में रिजर्वायर में पानी जो है वो शायद इतना ना, लेकिन अगर बारिशें ज्यादा होगी तो फिर इंशाल्लाह हमारी हालत अच्छी हो जाएगी। होपफुली जी हमारे पानी की कमी का हमें ना सामना करना पड़े। बहुत शुक्रिया आपका मेहर साहब खान साहब। सो अभी हम थोड़ा सा मुतमईन हुए हैं, हमें तसल्ली हुई है कि इट इज़ सॉर्ट ऑफ एट टाइम्स अ पैटर्न एज़ वेल। कुछ सालों में ऐसा होता है, कुछ सालों में नहीं होता है और बारिशों का सिलसिला शुरू होने वाला है। बारिशें अच्छी होंगी तो हमारी पानी की ज़रूरियात पूरी होंगी, क्योंकि वो जो स्नो एक्यूमुलेशन है ना वो नहीं होगी उस तरह से जिस तरह होती है, क्योंकि लेट बर्फबारी होगी और फिर टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो बर्फ़ टिकी नहीं रहेगी, वो ज़रा जल्द पिघलेगी। तो क्या स्टोरी है भाई, बताएं ना आप हमें। नहीं देखी तो है, लेकिन स्टोरी क्या है? गुलकार मैं बता रही हूँ ना, मैं अंदर की कहानी सुनाने। अच्छा अंदर की नहीं, वो नहीं पता लगा अभी। तो बिलाल सईद ने जी कॉन्सर्ट कर रहे थे और कॉन्सर्ट के दौरान उन्होंने माइक अपना जिसमें गाना गाए थे वो उठा के उन्होंने क्राउड में मारा बेसिक। उसके बाद तैश में आए और माइक मताओं की तरफ खींचकर मारने के बाद बिलाल सईद शो छोड़कर चले गए। दोबारा दिखाएं जरा, मैंने बता रहा था, मैंने गौर नहीं किया। बट मैंने सिर्फ वैसे टू बी ऑनेस्ट इतना ही पार्ट देखा है सो ऑनलाइन, और गाना जो गा रहे थे ना वो डिस्ट्रैक्टेड थे, वो ऑलरेडी आई थिंक सामने कुछ हो रहा था या कोई लोग कस रहे होंगे, बातें कुछ कह रहे होंगे। चीप, तो आई एम सॉरी बट आई डोंट वांट टू यूज दिस वर्ड, व्हिच वन को चीप कह रहे हैं? मतलब बाज़ औक़ात क्राउड में इतनी चीप बातें करते हैं लोग और इतने बुरे कमेंट करते हैं। फॉर इंस्टेंस आसिम अजहर के कुछ दिन महीनों पहले की मैं वीडियो देख रहा था, गैर ज़रूरी तौर पर मुख्तलिफ एक्ट्रेसेस का नाम लेकर, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स का नाम लेकर उसको तंग करने के लिए क्यों करते हैं आप लोग ऐसा? कि बिलाल सईद के साथ उनको गुस्सा किस बात पे चढ़ा, लेकिन हुआ ये कि इन्होंने माइक मारा, ये चले गए और उसके बाद सोशल मीडिया पे जो कमेंट्री थी वो अफसोसनाक की बात ये है कि बिलाल सईद के ही अगेंस्ट थी, कि फैंस को उनका रवैया अच्छा नहीं लगा। मतलब देखिए कुछ भी हो रहा हो, आप इस तरह तो नहीं कर सकते कि आप ऑडियंस को माइक दे मारें। यू कैन जस्ट प्रोटेस्ट एंड लीव द शो। आप ये किसी को लग भी सकता था, कोई एक्चुअली ठीक ठाक भारी होता है। मेरा तो ख्याल है कि इन्होंने एम किया तो किसी को लगा तो डेफिनेटली लगा होगा, और जख्मी भी कोई हो सकता है, किसी का सर भी फट सकता है। अच्छा ये बाय द वे ये चीज़ ग्लोबली हमने देखी है परफॉर्मर्स के हवाले से, कि व्हेन दे सी समथिंग ऑफ इन द क्राउड, सामने कुछ सुन लेते हैं, कुछ देख लेते हैं, कोई लड़ाइयाँ, कोई टॉन्ट्स, तो दे गेट अग्रेसिव। मतलब वो या तो शो छोड़ के चले जाते हैं या उसी वक्त सुनाना शुरू कर देते हैं। बहुत मेगा स्टार्स अपने कॉन्सर्ट, मतलब यंग स्टार के लड़के की एक वीडियो है जिसमें वो कह रहा है कि ब्रो तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें बताता हूँ फिर अगर जुगतबाजी करनी है। वैसे फॉर द पार्ट ऑन पार्ट ऑफ द स्पेक्टेटर जो फैंस जाते हैं तो थोड़ा सा तमीज़ आप भी दिखाई दे। मतलब पैसे दे के आप गए हैं अपने स्टार को देखने के लिए, या तो बस घर में बैठ के उनकी रेडियो पे आवाज़ें सुन लिया करें अगर आपको इतना ही पसंद है। वो पहुंच ही गए हैं कॉन्सर्ट पे तो बदतमीजी करने की क्या जरूरत है? हैव सम रिस्पेक्ट फॉर देम एंड फॉर योरसेल्फ एज वेल।
तो क्योंकि बेइज्जती काफी आप ही की हो रही है। क्या हासिल हो रहा है, मतलब अगर आप फॉर इंस्टेंस बिलाल सईद या कोई भी परफॉर्म कर रहा है, आप किसी के साथ उनका कोई रिलेशनशिप था, उनका नाम बार बार ले लेके आप क्या हासिल करना चाहते हैं? व्हाट आर यू ट्राइंग टू अचीव आउट ऑफ इट? मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा हमें अपने रवैयों और अपने को तब्दील करने और थोड़ा मैच्योर होने की ज़रूरत है। मतलब हम भी इस उम्र से गुजरे हैं जिसमें एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन पता नहीं है। अच्छा बट एनीवे चले वो बात होगी। लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग दैट वी वांट टू डिस्कस विद यू। इसराइल को फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी करते 3.5 माह हो गए हैं और इस बेरहमाना नस्ल कुशी को रुकवाने के लिए आलमी अदालत इंसाफ आज अपना फैसला सुनाएगी। देखते हैं इसराइल को फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी की खुली छुट्टी मिलती है या इसराइल को मजीद जुल्म से रोक दिया जाएगा। और अगर फैसला आ भी गया तो इसराइल भी जाए तो क्या इसराइल कान धरेगा? फैसला आज शाम 5 बजे सुनाया जाएगा। 3.5 माह से जारी जंग में इसराइल अब तक 60,000 से ज़ायद फ़लस्तीनियों को शहीद और ज़ख्मी कर चुका है। और आपको पता है ना कि ये वन ऑफ दोज वॉर्स है, बल्कि इसको तो हम कॉन्फ्लिक्ट भी नहीं कहेंगे, पूरी जंग है विच इज़ लिटरली ब्रॉडकास्ट लाइव ऑन टीवी। तो ये भी कह देना कि जी पता नहीं चला दुनिया को, और ये हम उस ज़माने में नहीं हैं, उस दुनिया में नहीं हैं। हमें नज़र आ रहा है कि एक्चुअली उधर हो क्या रहा है। शहीद और ज़ख्मी जो हैं वो भरते चले जा रहे हैं। आपको ये भी बना दें कि जनूबी अफ्रीका की जानिब से दायर दरख्वास्त में आलमी अदालत इंसाफ में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि गज़ा में हलाकत फ़लस्तीनियों की ज़िंदगी ख़त्म करने के मुतरादिफ हैं, यानी अपार्थाइड पूरा एक हो रहा है और इन पर मुसल्लत की जाने वाली ये तबाही सोचा समझा मंसूबा है। और इस नस्ल कुशी से छोटे बच्चों समेत कोई भी महफूज नहीं है। नेदरलैंड्स के शहर हेग में कायम आलमी अदालत इंसाफ में आज 17 जजों का पैनल फैसला सुनाएगा। और इसराइल ने नस्ल कुशी के इल्जामात से इनकार किया है। Obviously, not that we are not expecting that, but when we look at the visuals, the stories that are reaching us, जो कुछ लोग हैं बहादुर जो फ़लस्तीन में तमाम हक़ाइक़ आवाम तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं बी थ्रू सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया, सलाम है उनकी बहादुरी को भी। और कितने ही सहाफ़ी शहीद हो चुके हैं, कितने ही जर्नलिस्ट हैं जो इस कॉन्फ्लिक्ट में अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। और येट हमें खबरें पहुँच इसी तरह ही रही हैं, बिकॉज देयर आर पीपल हु वांट टू एक्सपोज कि इधर हो क्या रहा है। बॉटम लाइन अब्दुल्ला ये है कि आज जो फैसला होगा दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, और फिर उस फैसले पे क्या अमल होता है नहीं होता है, so that is also something that remains to be seen. अभी आगे बढ़ेंगे और कुछ क्रिकेट के मामलात की अपडेट है। दौरा ऑस्ट्रेलिया केसेस तो बढ़ते जा रहे हैं, 1000 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं और दर्जनों बच्चे जान गंवा चुके हैं। सो मौसम तो चलें जो है उसका हम क्या ही कर सकते हैं, बारिशों का इंतजार करें लेकिन अपने आप को प्रोटेक्ट भी करें। और मैंने अक्सर देखा है छोटे छोटे बच्चों को इतनी लेयर्स पहना के उसको टक नहीं किया होता तो पेट निकल आता है और सारा मतलब ठंड जो है ना मुझे लगता है कि कपड़ों के अंदर से बॉडी पे जा रही है। मतलब यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। और गैर ज़रूरी तौर पर बच्चों को लेकर ना घूमें। जो शादियां हैं जो 50 किलोमीटर दूर आपने बाइक पे बिठा के आपके बच्चे की सेहत और जान से ज़्यादा तो अजीज़ नहीं है ना होनी चाहिए आपको फंक्शन और तकरीबात और शादियां। और वैसे तो ये मौसम में कोई फंक्शन होगा लेकिन हो रहे होते हैं इन एनी केस। अच्छा चलिए ये तो और बर्दाश्त से बाहर होती है। एक वार्निंग ही आपको देनी थी जो हमने दे दी है। लेकिन लेट अस टॉक क्रिकेट नाउ, क्योंकि वो जो हमारे साथ हुआ ना आपको याद ही होगा दौरा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दौरान क्या कुछ हुआ और पै दर पै शिकस्त और बदतरीन परफॉर्मेंस की वजूहात क्या रही, ये सवाल हमारे बहुत ही सेल्फिश वजूहात सामने आ रही हैं। वैसे टीम डायरेक्टर मोहम्मद हफीज ने अबूरी चेयरमैन पीसीबी शाह खावर को कल मुलाकात में कुछ बातें बताई हैं और हफीज ने सारा मलबा जो है ना वो खिलाड़ियों पर डालते हुए कहा है कि हर खिलाड़ी को लीग्स खेलने की फिक्र थी और खेल पर मुकम्मल जो प्रेजेंट खेल उस वक्त था उस पर मुकम्मल ध्यान नहीं था, जो कि हम सस्पेक्ट कर ही रहे थे। और हफीज़ ने मुलाकात में अपने कॉन्ट्रैक्ट से मुतालिक भी बताया जो कि ख़त्म हो चुका है और ज़राए के मुताबिक उन्होंने दोबारा मुआहदे की ख्वाहिश का भी इजहार किया है। और हफीज़ से कहा गया है कि वजारत बैनुल सूबाई राब्ते से गाइडलाइंस लेने के बाद उन्हें फैसले से आगाह किया जाएगा। और वैसे ऑस्ट्रेलिया शाह साहब हमारे शो पर भी थे, आपको याद होगा, और हमने भी उनसे पूछा था और उन्होंने यही कहा था कि मेरे पास ज़ाहिर है कोई इख्तियार नहीं है और उन्होंने हफीज को भी अपैरेंटली यही कहा। जब टीम्स थी ना ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में तो अब्दुल्ला ऐसी भी बातें हो रही थी कि हफीज की और खिलाड़ियों की कुछ खास बन नहीं रही, तो ऐसी बातें भी दे वर हैपनिंग। तो वहां से कुछ खबरें ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के दौरे पर ऐसी बिल्कुल खबरें आ रही थी कि टीम डायरेक्टर के सख्त रवैये की वजह से खिलाड़ी खुश नहीं है।
और शिकायत थी उन्हें कि हफीज़ उन्हें लंबे लंबे लेक्चर देते हैं और लीग्स के लिए NOC देने में हिचकिचाहट का मुजाहरा करते हैं, और हफीज़ इस बात पर जोर देते थे कि फ़िलहाल लीग्स खेलने का ख्याल छोड़कर उन्हें खेल पर तवज्जो देनी चाहिए। और ज़राए का यह भी कहना है कि हफीज़ को मज़ीद कॉन्ट्रैक्ट मिलने का इम्कान शायद कम ही है। साबिक चेयरमैन PCB कमेटी ज़कात अशरफ दौरे में भर्ती किए गए कोचेस समेत उनके एक्चुअली टेन्योर में जो भर्ती किए गए हैं कोचेस और बास डायरेक्टर्स की मुलाजमत सर्टनली ख़तरे में पड़ गई है। सो दिस इज़ द लेटेस्ट। सोहेल इमरान हैं हमारे साथ, हमारे सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं। सोहेल ज़रा काफ़ी अंदर की खबरें दें। ये तो पहले ही इनसाइड है। हाँ मैं तो इनसाइड तो है, लेकिन और सिक्कू जी ने भी हमें ज्वाइन कर लिया। चले, वी आर स्टिल गोइंग टू स्टार्ट विद वेलकम सिकंदर, बट सोहेल प्लीज बताइएगा। मैं अब्दुल्ला, अगर आपने मुझसे पूछा तो मैं थोड़ा सा पीछे जाना चाहूँगा कि अगर आप देखें कि दिसंबर 2022 से लेके अब तक हमारे चौथे चेयरमैन है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, जो कि यहाँ पर विराजमान हुए हैं PCB हेडक्वार्टर में, और इस दौरान इतनी पॉलिसीज़ तब्दील हुई हैं। नजम सेठी आते हैं, रमीज़ राजा के जाने के बाद पूरे का पूरा सेटअप चेंज हो जाता है, कप्तान की तब्दीली की बातें होती हैं। फिर 5-6 माह के बाद चौधरी ज़कात अशरफ आ जाते हैं। चौधरी ज़कात अशरफ के बाद कुछ पता नहीं होता कि क्या पॉलिसी है। इस पूरे सिनारियो के दौरान जो प्लेयर्स थे वो थोड़े से अनसर्टन थे कि पता नहीं कौन आके बैठेगा वहाँ पर। ज़कात अशरफ साहब का भी जो टेन्योर है वो भी उसका भी कोई पता नहीं है वो कब होंगे। इस पूरी जो सिनारियो था उसकी वजह से प्लेयर्स अपनी मनमानी कर रहे थे। हमें इनसाइडर्स बताते हैं कि किसी का कोई होल्ड नहीं था इस तमाम तर सूरत हाल के बाद। और सबसे ज़्यादा जो मनफी असरात पड़े जो पाकिस्तान टीम की वर्ल्ड कप के बाद के बाद दीगरे तब्दीलियाँ की गई थी, कप्तान तब्दील कर दिया गया, मैनेजमेंट को पूरे को तब्दील कर दिया गया। वो जो नवंबर का महीना था ऑस्ट्रेलिया के टूर पे जाने से पहले वाली जो सूरत हाल थी उसने टीम के ऊपर बहुत ज़्यादा मनफी असरात डाले थे। इस दौरान आ जाते हैं मोहम्मद हफीज़। जहाँ तक बात है प्लेयर्स के फोकस ना करने की, मैं थोड़ा सा आपको पीछे ले जाना चाहूँगा कि अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज़ थी अगस्त में, उस वक्त मामला चल रहा था सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का। आपको याद होगा ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका में जाकर ज़कात अशरफ जो थे वो मुलाकात भी की। पूरा एशिया कप इस में गुजर गया कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा। पाकिस्तान टीम ने 27 सितंबर को रवाना होना है इंडिया के लिए वर्ल्ड कप मेगा इवेंट के लिए। उससे 3-4 घंटे पहले तक सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट होता रहा। तो इससे आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि खिलाड़ियों की तवज्जो कहाँ पर रही। वहाँ पर जब आप पहुँच जाते हैं इंडिया, तो वहाँ पर आपको पता चलता है कि जी फलां ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर दस्तखत नहीं किए, फलां ने नहीं किए, उनको कापियाँ दी जाती हैं। बेसिकली सारी कंसंट्रेशन ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप भी सोहेल कॉन्ट्रैक्ट्स पे ही रही। जी जी, और कितनी मर्तबा हमने डिस्कस किया है। जब सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का मसला हल हो जाता है तो उसके बाद PSL की कैटेगरीज का मसला आ जाता है ड्यूरिंग वर्ल्ड कप। वो मसला हल होता है तो दौरा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में लीग्स की NOC के बारे में। अगर अब आप ये नहीं कह सकते कि मोहम्मद हफीज़ ने सारे का सारा मलबा जो है वो प्लेयर्स पर डाल दिया है। यकीन करें कि ये एक टीम मैनेजमेंट के एक बहुत ही जिम्मेदार शख्स ने हमें उस वक्त बताया था जब पाकिस्तान टीम क्राइस्टचर्च में पहुंची थी और ये वाला जो सिनारियो था NOC वाला वो अरूज पे था, वो वाला कि जी मिलेंगे नहीं मिलेंगे, प्लेयर्स जाएंगे नहीं जाएंगे। उस वक्त तक पाकिस्तान को 3 मैचेस में शिकस्त हो चुकी थी और क्राइस्टचर्च में भी ये मसला था कि सब रोजाना बजाय इसके कि प्लान के बारे में पूछते, ये पूछा जाता था कि पाइन हमारा क्या कहा PCB ने, हमें NOC मिला है, हम बांग्लादेश। दिस इज ट्रैजिक एंड यू नो इनको कौम है जो हीरोज़ बनाती है और ज़ाहिर है क्रिकेट से मोहब्बत करते हैं। इनको करोड़ों अरबों के इश्तिहारात मिलते हैं चूँकि ये सेलिब्रिटी बन जाते हैं, फिर अपने बिजनेसेस ये सेटल करते हैं और फिर नेशनल टीम के लिए खेलने का जब वक्त है तब इनकी तवज्जो का बिल्कुल अपने पर्सनल मफादात पे होना, ये तो बड़ी अफसोस की बात है सोहेल। लेकिन सिकंदर को भी इन्वॉल्व करते हैं इस कॉन्वर्सेशन में। सिकंदर, जब हम पहले बात करते थे कि इतने चेंजेस अगर टॉप मैनेजमेंट में भी देखे जाएं तो 2-3 सालों में 4 तो चेयरमैन चेंज हो चुके हैं एंड ऑल दैट, तो तब हमें जवाब ये मिलता था कि नहीं, प्लेयर्स आर यूज्ड टू दीज चेंजेस और उनको वो ट्रिकल डाउन इफेक्ट में उन पे असर कोई नहीं पड़ता, बट अपेरेंटली बिल्कुल असर पड़ता है। हुमा, ये 2018 में मैं जब गया था एज अ कमेटी मेंबर एशिया कप में, उसके बाद आकर मैंने ये बात कर दी थी 2018 में। वो एक इश्तिहार आता है, आपने देखा होगा, क्या तुम्हारा साबुन स्लो है क्या? वो बच्चा एक दूसरे बच्चे से पूछता है कि भाई आपका साबुन स्लो है,
मैं तो ये बात 2018 में आकर बता दिया था कि जो उस वक्त का मैनेजर था, मैं नाम नहीं ले रहा, उसने मुझे बताया कि ड्रेसिंग रूम में सिर्फ एक बात होती है, कोई अपनी परफॉर्मेंस की बात नहीं करता, कोई ये नहीं बात कर रहा होता कि हमने अगला मैच जीतना है, हमने इंडिया को हराना है, हमने कैसे खेलना है। वो सिर्फ एक बात करते हैं कि आपका कॉन्ट्रैक्ट कितना हुआ। वहां पे जो गुफ्तगू होती है ड्रेसिंग रूम में, मैं 2018 की बात कर रहा हूँ, एशिया कप की, जब वो वहां हार गए थे। वो ये कह रहा था मैनेजर जो कि फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर था और जो मेरा साथी था, मेरा कुलीग था उस जमाने में, मेरे साथ वो खेला करते थे, ओपनर थे अपने वक्त के, इंग्लैंड में रहते हैं। वो मुझसे कहने लगे, सिपू हर लड़का सिर्फ एक बात कर रहा होता है, तेरा कितने का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तेरा कितने का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। लोगों के जहनों में सिर्फ एक चीज इन बच्चों के बैठी हुई है, ये लोग बड़े हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं, और इससे अंदाजा लगा ले कि हर शख्स ये बात कर रहा होता है। और सोने पे सुहागा हमारे ग्रेट रमीज राजा साहब, जो अपने आप को पता नहीं कौन सा अफलातून समझते हैं, उन्होंने बच्चों की लीग करा दी। 17-18 साल की उम्र में अगर आप बच्चों की लीग कराएंगे और उन्हें 10-15-20 लाख रुपया खेलने का देंगे, तो उनके तो जहनों पे ये बैठ जाएगा ना कि पैसा इज द ओनली थिंग। आप ऐसे टूर्नामेंट कराएं जिसमें परफॉर्मेंस बेस्ड चीजें हों, जिसमें आप लोगों को इंस्पायर करें कि आप परफॉर्मेंस करो। आपने जूनियर लीग करा दी और बहुत बड़ा आपने आपको मेडल पहनाना चाह रहे थे वो रमीज राजा साहब के, मैंने देखे जी जूनियर लीग करा दी, आपने बच्चों को लालच दे दिया। अब ये देख लें कि पिछला जो ये बांग्लादेश की लीग चल रही है, शोएब मलिक जैसा बंदा जो कि इतना सा स्ट्रेच करके यूं करके गेंद करते, उन्होंने 3 नो बॉलें एक ओवर में कर दी, 3 नो बॉलें। तो आप इससे क्या अंदाजा लगाएंगे, क्या हो सकता है, क्या ये पॉसिबल है कि एक बंदा जो कि ऑफ स्पिन गेंद करता है, जो तस्वीर छपी है, जो क्रीज के अंदर आकर गेंद करते हैं, ये भी नहीं कि फास्ट बॉलर स्ट्रेच करता हो मोहम्मद आमिर की तरह के नो बॉल कर रहा हो, नहीं। उन्होंने इसलिए कि अब लीग्स कम हो रही हैं, पैसों की जरूरत है, तो 3 नो बॉलें कर दी। मैं तो साफ कहता हूं कि ये सारा खेल जो है ना गड़बड़ वाला है। अच्छा, ये सारी चलें खेल में गड़बड़ है, और इसमें सबसे ज्यादा कसूर हमारे नए पाकिस्तान का है कि जिसने ये नया पाकिस्तान सुहेल ये बताइएगा कि पीछे लेके चला। जी सुहेल, अब ये बता दें कि ये जो बड़ा सिनेरियो था ना, मैं तो अफसोस का, एवरी पाकिस्तानी is somehow connected to all these players। जो प्लेयर्स पाकिस्तान टीम के हैं, लेकिन हमारी सबकी एफिलिएशन है, एक इमोशनल एफिलिएशन है, और ऐसी खबरें हर पाकिस्तानी को दुख देती हैं। अब ऐसे में सिर्फ प्लेयर्स का ही कसूर था या फिर मैनेजमेंट भी कसूरवार है कि वो टाइमली चीज़ें नहीं मैनेज कर पाए? वर्ल्ड कप से लेकर एशिया कप से लेकर, मतलब ये चीज़ें पहले तय हो जानी चाहिए ना, यही तो काम है मैनेजमेंट का, ताकि खेल के ऊपर इसका असर ना पड़े। अब्दुल्ला, आपने एक बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया है, वो इस लिहाज से कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का एक शोबा है पूरा जो इस तरह का मामला देखता है, शोबा इंटरनेशनल। अगर आपने ये पूरा एक प्लान के साथ काम किया हो और अगर आपको पता चल गया हो कि फ़लाँ प्लेयर का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो BPL के साथ हो गया या BBL के साथ हो गया या दुबई की लीग के साथ हो गया या CPL के साथ हो गया, किसी भी दुनिया की लीग के साथ हो गया, तो ये बहुत पहले मुआहदे होना शुरू हो जाते हैं। जब अगर किसी प्लेयर का, अगर मिसाल ले लें, अगर ज़मान खान का या किसी और प्लेयर का मुआहदा हो गया, वो आए इंटरनेशनल क्रिकेट के पास, उन्हें कहे कि जी मेरा दिसंबर से इस तारीख तक मुआहदा है, और अभी जो फ्यूचर टूर प्रोग्राम है उसके बनाने का मकसद ही ये है कि ताकि तमाम टीमों को पता हो कि फ्यूचर टूर प्रोग्राम के तहत किसकी कितनी टीमें, पूरा एक सर्कल है 4 साल का। बहुत कम होता है कि जी अचानक कोई सीरीज आ जाए, कोई ऐसी चीज़ आ जाए। तो शोबा इंटरनेशनल क्रिकेट उस वक्त क्यों नहीं सोच लेता कि जी ठीक है, आपको NOC दे दिया, आपने NOC आपने उसको अवेल कर लिया, आपको उस दौरान छुट्टी मिल जाएगी, लेकिन अगर इस दौरान अगर आपको जो हमेशा लिखा होता है NOC में कि जी अगर आपको नेशनल ड्यूटी के लिए बुलाना पड़ेगा तो आप पूरी तौर पर वापस आएंगे। कौन सी रॉकेट साइंस है जो आज से 5-6 महीने, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने अपने अगले साल का प्रोग्राम जो है वो पिछले 6 महीने पहले अनाउंस कर दिया था कि अप्रैल से लेके सितंबर तक उनकी लेकिन ये जो NOCs वाली बात है, अगर हमारे यहाँ क्यों नहीं हो सकता? जी, NOCs वाली बात है, इसमें भी आप जरा हमें क्लैरिटी दे दें, क्योंकि कुछ ऐसी भी खबरें आई कि डिस्पाइट ऑल दिस कुछ लोगों को वाकई 2-2 लीग्स के बाद भी NOCs मिल गए। नहीं, मिलने की ख्वाहिश थी उन्हें, नहीं, और मिले भी, और कुछ को नहीं मिले, कुछ ऐसा भी हुआ कि नहीं हुआ? जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट के तहत पॉलिसी है वो यही है कि 1+2 का मतलब है कि एक आपने PSL जो कौमी आपकी है और उसके बाद वो खेलनी है, और उसके बाद आपको 2 मिलेगी आपको। बाकी जो जिनको ज्यादा मिली है वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के बाहर के लोग थे। अच्छा, अब जिन सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के लोगों को मिली है उनकी कमिटमेंट थी दुबई की लीग के साथ कि हमारे इस दफा
प्लेयर्स आएंगे और उनकी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से पहले उनके साथ मुआहदे हो चुके थे। यही मैं कहना चाह रहा हूं कि जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हेडक्वार्टर में इतने पे तब्दीलियां होंगी, जो चेयरमैन है वो आते रहेंगे। अब चेयरमैन नजम सेठी थे जब मैनेजमेंट के साबिक, वो जाते हैं दुबई में और एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड के साथ मामला तय करते हैं। रमीज़ राजा के दौर में जब ये वक्त आया था तो उन्होंने कहा था कि अगर हमारे ILT20 में प्लेयर आएंगे तो आप हमें इतना मुआवजा दें। उन दोनों के दरमियान मुआहिदा नहीं हो सका था, जिसके बाद ECB में जो कि एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में तनाव चलता आ रहा था। जब नजम सेठी वहाँ पर जाते हैं और उनके ओहदेदारान से मिलते हैं तो उन्होंने उनको यकीन दहानी कराई थी, बल्कि कमिटमेंट की थी कि हमारे प्लेयर्स जो हैं वो जो दूसरा एडिशन होगा उसमें हिस्सा लेंगे। अब जिन खिलाड़ियों को 2 लीग्स खेलने के बाद भी इजाजत मिली है तो वो उस कमिटमेंट की वजह से मिली है जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पिछली वाली मैनेजमेंट ने की हुई थी यहाँ पर। जी अच्छा, तो ये लिटरली एक खिचड़ी है जो ज़ाहिर है पैदर पे मैनेजमेंट तब्दीलियाँ और चेयरमैन तब्दील होने के बाद की वजह से पकी है। सो सिकू, हम सारा ब्लेम खिलाड़ियों पे भी नहीं डाल सकते। वो जो फ्यूचर टूर प्रोग्राम की हम बात कर रहे थे, कौन सी रॉकेट साइंस थी कि भाई आप पहले से सारा कुछ तय करें ताकि डिसीजन सीरीज के दौरान ना डिस्कस हो? देखिए, ये रॉकेट साइंस की बात नहीं है अब्दुल्ला, ये सिर्फ ये है कि क्रिकेट बोर्ड पिछले जब से मैं ये नया पाकिस्तान बना था, क्रिकेट को उलट दिया गया था, उस वक्त से मैं ये बात कह रहा था कि देखें इसके अंदर अब रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाएं। ये बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, दुनिया में हर जगह ये अगर लड़कों को ये पता हो कि उसने सिर्फ 2 लीग्स खेलनी है, 2 से ज्यादा नहीं खेल सकता, तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट ही साइन नहीं करेगा। आपने क्या रूल बनाया है कि ड्यूरिंग द सीजन कोई लीग खेलने नहीं जाएगा? आपने नहीं बनाया। आपने ये रूल बनाया है कि 2 से ज्यादा कोई लीग खेलेगा? आपने नहीं बनाया। इस वक्त क्रिकेट बोर्ड सिर्फ अपने सर्वाइवल पे पिछले 1.5-2 साल से तो सिर्फ अपनी सर्वाइवल के ऊपर वो चल रहा था कि मैं किसी तरह 3 महीने गुजार लूं, 4 महीने गुजार लूं। उससे पहले वाला जो क्रिकेट बोर्ड था वो इंग्लैंड से आया था। इंग्लैंड से वो वसीम साहब आए थे, जिनको मैं चैलेंज करता हूं कि यही नहीं पता होगा कि कराची के अंदर UBL का ग्राउंड किधर है, स्टेट बैंक का ग्राउंड किधर है। वो हमारी क्रिकेट चला रहे थे, तो उन्हें वो सीख रहे थे। सीखने में 3 साल गुजर गए, यहाँ पर सर्वाइवल में 3 साल गुजर गए। तो कानून बना ली, जब लड़के को आप कुछ सख्ती नहीं करेंगे तो वो तो बिगड़ेगा। अब उस नहज पे पहुंच गए कि लड़के बिगड़ चुके हैं। अब मैं देखूंगा मोहसिन नकवी साहब से, मैं कहूंगा कि सर हम देखते हैं आप एक्टिव तो बहुत है, सख्त कितने हैं ये पता चलेगा। मोहसिन नकवी साहब जब चार्ज लेंगे तो फिर वो आकर क्या करते हैं फिर पता चलेगा। एक्चुअली चार्ज वो लेंगे और चार्ज जो भी ले वो कंसिस्टेंटली रहे। ये जो म्यूजिकल चेयर्स चली हुई है ना, तो ऑब्वियसली उसका जब सरबराह हटता चला जाएगा, जो नया आएगा उसके बाद नई चीजें, उसका टेम्परामेंट डिफरेंट होगा, उसके काम करने का तरीका डिफरेंट होगा, तो प्लेयर्स तो वैसे ही अपनी मनमानियां वगैरह कर रहे हैं। मतलब ये पूरा एक सिस्टम जो है This needs to be streamlined और एक तरीके से चलना चाहिए। बहुत शुक्रिया। जी मैं बात करना चाह रहा था। जी या अभी आपने एक दिखाया था, कोई सिंगर ने चीज मारी थी फेंक कर। ये इंसिडेंट पाकिस्तान में हुआ था जब मुल्तान में मैच हो रहा था, तो सिल्वेस्टर क्लार्क था, उसको बाहर से बैठ कर लड़के छेड़े तो उन्होंने ईंट उठा के मारी। वो लड़का तो बच गया जिसने आवाज लगाई थी, दूसरे लड़के को लगी, वो 7 दिन कोमा में था। शायद सोहेल इमरान को याद होगा, वो जियाउल हक का दौर था तो उन्होंने उसको बचा लिया था। तो ये हरकत ना करें, किसी और को लग गई तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो मुझे एकदम से वो इंसिडेंट याद आ गया। और माइक ठीक ठाक आप फोर्स से अगर मारेंगे तो वो, और कितनी फोर्स से मारा है उन्होंने। हाँ, सो जहालत की इंतहा में से वो बिल्कुल एक्सीडेंट हो सकता है। सिकंदर एंड सोहेल, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। वैसे ये डिप्रेसिंग टॉपिक बनता जा रहा है क्रिकेट, जब हम बात करते हैं ना, डिप्रेसिंग होता है। यस, क्रिकेट हैज़ बिकम अ वेरी डिप्रेसिंग टॉपिक। और ना कोई हमारी कोई जीत है, मसले पे मसले आते जा रहे हैं। एक वो जो लालच का एलिमेंट है वो हमें अब नज़र आना स्टार्ट हो गया है। Who's gonna fix it? Let's see. हम एक ब्रेक भी ले रहे हैं। अब्दुल्ला, कहाँ बिजी हैं आप? मैं ज़रा एक कहानी सुनाना चाह रहा था, लेकिन चलें ब्रेक आप ले ही रही हैं तो उसके बाद सुना ज़रूरी है, तफसील से बताएंगे। अच्छा, एक और जंग भी हो रही है जिसका हम जिक्र आपसे इसलिए भी करना चाहते हैं ताकि आप ज़रा जंगों में, मुख्तलिफ जंगों के बारे में आपको पता चले। अमीरों की जंगों के हवाले से मैं बात कर रही हूँ। अमेरिका और बरतानिया में 1700
73 सही मैंने कहा है। उसमें चाय पर होने वाली जंग की यादें जो हैं वो एक बार फिर ताज़ा हो गई हैं। वो किस तरह जी, 1773 में अमरीकी शहर बॉस्टन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाज़ पर हमला हुआ, जिसमें अमरीकियों ने चाय के 92,000 डब्बे समुंदर में फेंक दिए थे और उस पर बरतानवी और अमरीकियों में झगड़ा पैदा हो गया था। उस वक्त की बात कर रहे हैं। यहाँ तक कि ये लड़ाई आगे चलकर अमरीका को बरतानिया के गुलामी से निजात दिला गई, वरना आपको पता है ना कि फिर जहां वो पहुंच जाते हैं तो फिर कुछ भी हो सकता है। अब एक बार फिर क्या हो रहा है? अब एक बार फिर चाय को लेकर अमरीकी और बरतानवी झगड़ रहे हैं भाई। हुआ ये है कि एक अमरीकी साइंसदान खातून हैं, प्रोफेसर मिशेल फ्रैंकल, इन्होंने दावा किया है कि बेहतरीन कप चाय में ज़रा सा नमक और लीमू छिड़कने की ज़रूरत होती है। इस पर बरतानवी भड़क उठे और हत्थे से उखड़ गए हुआ, मतलब कि आपे से बाहर हो गए। हाँ, जैसे बिलाल शहीद हुए थे वैसे। ठीक है, अब बरतानवी शहरी समझते हैं कि चाय उनका कौमी मशरूब है और इसमें नमक डालना चाय की तौहीन है। सोशल मीडिया से लड़ाई होते होते मशरूब उनका है, हमारा भी है। चैनल्स, हमने वैसे साउथ एशियन, हाँ मतलब चाय बरतानिया ने क्यों ले ली थी? ये बात ही मेरा तो दिल चाह रहा है, ये तो एक और पहलू निकल आ गया लड़ाई का। चलो जी, माइक उठाओ, बिलाल से उनका करोड़ों अरबों की चाय हम पीते हैं इंपोर्ट करके। टीवी चैनल्स और फिर सफारतकारों तक ये मामला जा पहुंचा। बरतानवी कमेडियन ने एक्स पर लिखा कि मुझे लगता है कि हम अमेरिका से चाय पर दोबारा जंग करने जा रहे हैं। और भी बड़ा कुछ हुआ है। एक टीवी चैनल पर एक बरतानवी ने अमेरिकी शहरी के चाय के कप में चुटकी भर नमक डाल दिया और कहा कि पीजिए किबला। तो जहर तो नहीं डाली थी ना, मतलब एक तो जिनके पेट भरे हो ना, जो रजे हो, उनकी लड़ाइयाँ भी ऐसी होती हैं कि हम जी आपकी चाय में नमक डाल देंगे। खैर एनीवे, ये लड़ाई इतनी बड़ी कि बरतानिया में मौजूद अमरीकी सफारत खाने को बयान जारी करना पड़ गया और बयान में कहा गया है कि बरतानिया के अच्छे लोग जान लें कि बरतानिया के कौमी मशरूब चाय में नमक शामिल करने का तसव्वुर अमेरिका की सरकारी पॉलिसी नहीं है और ना कभी होगी। यानी पॉलिसी पे बात आ गई। और ये लड़ाई बाय द वे अभी तक चल रही है। इसमें दो पहलू हैं जी, वापस आ जाए हम पे तो हम बताते हैं। एक तो नहीं फुल स्क्रीन पे आ जाए ना, अच्छा जी, ताकि जरा बात में जरा कुछ जोर हो, कुछ दबाव हो। जैसे कि जी फूट किसने डलवाई? प्रोफेसर मिशेल फ्रैंकल ने। ये फूट का एलिमेंट उधर आ गया। और दूसरा तो मैं पहले ही कह गई हूँ कि ये मतलब What? You really want to fight over anything? अच्छा, ये चाय में नमक का कॉन्सेप्ट हमारे लिए कोई एलियन नहीं है। हमारी कश्मीरी चाय में नमक होती है कि नहीं? कश्मीरी चाय में नमक होता है। बाज लोगों को, आई नो पीपल इन माय फैमिली, जो अदरवाइज जो हमारी दूध पत्ती टाइप चाय होती है उसमें चुटकी भर नमक डाल के पीते हैं। बट मुझे ये बताइए कि अगर चाय में नमक तो डाल देंगे, दूध भी डालेंगे और फिर लीमू डाल देंगे तो वो फट नहीं जाएगा दूध? अच्छा देखिए, इसका एलिमेंट, उसमें दूध होगा कि नहीं होगा? ये तो जो आप बताइए ना, मुझे नहीं कुछ पता। आप भी कंट्रीब्यूशन करें ना इस सारी कॉन्वर्सेशन में। यू टेल अस हाउ मतलब यू हैव योर टी। कहने नहीं पता इसलिए आप कंट्रीब्यूशन कर दें। कॉफी ड्रिंकर, मैं सिर्फ एंजॉयज ले रही हूँ इस सारी लड़ाई के, तो मैं वो इनोसेंट बाय स्टैंडर्ड नहीं होते, मेरा वो रोल है इस वक्त। लेकिन बात यह है कि अब्दुल्ला, ये कोई बात है लड़ाई की? मतलब जंगें चल रही हैं दुनिया में और आप इस पे लड़ लें, तो ये वही बात है। ये रज्जे हुए जो पेट भरे हो, जो आराम से चिल में बैठे हो ना, तो वो कहें कि आओ जी लड़ाई करें किसी बात पे, तो इस पे कर लें। दूसरा, ये चाय तो हमारी होनी चाहिए, साउथ एशियन मशरूब है चाय, तो मतलब ये इन्होंने कैसे अपना बना लिया? हमारा शरबत है। कौन सा? पता नहीं, कोई तो होगा, मतलब लाल वाला। हाँ बेसिकली पता है ना किसकी बात हो रही है। बट एनीवे, हैविंग सेड दैट, चाय इज आवर्स। सो अच्छा भाई, वैसे चाय में कभी ट्राई कीजिएगा, बिल्कुल आधी चुटकी नमक डाल के, इट डजंट टेस्ट बैड। और कभी आप हल्के से बीमार हों, कुछ मौसम के ज़ेरे असर हों, तो फिर तो बहुत ही अच्छा लगता है। या फिर आपको हल्का सा बीमार होना हो तो फिर भी आप डाल सकते हैं। थोड़ा सा पेट खराब करना हो ना, इतना जया। पेट खराब का क्या ताल्लुक है नमक डालने से चाय में? I don't know, I'm just saying I don't drink tea as I told you. अच्छा, आगे बढ़ जाएं, प्लीज बढ़ जाएं। अच्छा चलो। पाकिस्तान के खिलाफ भारत की एक और साजिश पकड़ी गई है और पाकिस्तान में टारगेट किलिंग में मुलव्विस 2 भारतीय एजेंट गिरफ्तार कर लिए गए हैं। दोनों दहशतगर्द पाकिस्तान में टारगेट किलिंग में भी मुलव्विस थे। भारत की आलमी दहशतगर्दी के सबूत एक एक करके दुनिया के सामने आ रहे हैं और ये आपको याद होगा, कनाडा ने इस सिलसिले में भरपूर एहतजाज किया। भारत ने तुर्की बतुर्की जवाब भी दिया था उस वक्त कि किस तरह से भारत जो स्टेट टेररिज्म है वो दूसरे मुल्कों को एक्सपोर्ट कर रहा है। और एक बार फिर वाज़ेह हो गया है कि भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी के ज़रिए अमन व अमान को तबाह करने की साजिशों में मसरूफ़ है। सेक्रेटरी खारजा साहिर सज्जाद काजी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में गिरफ्तार भारतीय दहशतगर्दों की तफसीलात बताई हैं, सुनिए।
We are sharing information on 2 cases. 2 केसेस की तफसीलात हम शेयर कर रहे हैं, जबकि बाकी की मालूमात भी हमारे पास हैं और वक्त पर शेयर की जाएंगी। भारतीय शहरी योगेश कुमार ने तीसरे मुल्क में बैठकर प्लान किया। मोहम्मद उमैर जो उस मुल्क में मजदूर था, उसे एक कॉन्टैक्ट के तौर पर इस्तेमाल किया, जिसने पाकिस्तान में मौजूद लोकल क्रिमिनल्स से उसका राब्ता कायम किया ताकि वो शाहिद लतीफ को ट्रेस करें और कत्ल कर दें। उन्होंने लोकल क्रिमिनल्स को पैसे दिए ताकि वो शाहिद लतीफ की लोकेशन का पता करके उसे कत्ल कर दें, मगर वो ऐसा करने में नाकाम रहे और उसके बाद भी जब कत्ल कराने की मुख्तलिफ कोशिशों में नाकामी हुई तो फिर खुद मोहम्मद उमैर को पाकिस्तान भेजा गया ताकि वो खुद शाहिद लतीफ को कत्ल कर दे। मोहम्मद उमैर ने 5 टारगेट किलर्स की एक टीम बनाई जो 9 अक्टूबर 2023 को अपनी पहली कोशिश में तो शाहिद लतीफ को मारने में नाकाम रही, मगर 11 अक्टूबर 2023 को दूसरी कोशिश में शाहिद लतीफ को मारने में कामयाब हुई। मुल्जिमान के इतराफी बयानात और टेक्निकल शवाहिद की बुनियाद पर कानून नाफिज करने वाले इदारों ने फौरी तौर पर उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया जिनमें मोहम्मद उमैर भी शामिल था, जो वारदात के अगले दिन 12 अक्टूबर 2023 को मुल्क से फरार होने की कोशिश कर रहा था। इस पूरी वारदात में मुलविस तमाम लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और अदालत में उनके खिलाफ केस चलाया जा रहा है। हमारे पास ट्रांजैक्शंस की पूरी तफसीलात मौजूद हैं जो इस गिरोह का ताल्लुक भारतीय शहरी योगेश कुमार से जोड़ती हैं। We have evidence of transactions made in the process linking the entire chain to Indian agent Yogesh Kumar. अच्छा जी, ये भी आपको याद दिला दें कि ये कोई पहली गिरफ्तारी नहीं है। 2016 में बलूचिस्तान से भारतीय दहशतगर्द कुलभूषण यादव को गिरफ्तार किया गया था, जिसने पाकिस्तान में दहशतगर्दी की वारदातों को एतराफ़ भी किया था उनका। और अब मज़ीद 2 भारतीय एजेंट्स की गिरफ्तारी इस बात का ठोस सबूत है कि भारत न सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ मुसलसल साजिशों में मुलविस है, बल्कि मोदी हुकूमत दुनिया के लिए भी ख़तरा बनती जा रही है। दुनिया का काम है कि वो भारत का मुहासबा करे। कुछ अरसा पहले मोदी हुकूमत ने कनाडा में सिख रहनुमा हरदीप सिंह नजर को कत्ल कराया था, आपको याद ही होगा बिल्कुल, जिस पर कनाडा ने सख्त रद्द अमल दिया था। और पिछले साल अमेरिका का भी आपको किस्सा याद है कि अमेरिका ने भारतीय हुकूमत की जानिब से अलहदगी पसंद सिख रहनुमा को कत्ल करने की साजिश को नाकाम बनाया था। उस पर मोदी हुकूमत को वार्निंग भी जारी की गई थी, जबकि कतर जासूसी के इल्ज़ाम में भारतीय बहरिया के 8 एहलकारों को सजाए मौत भी सुना चुका है। भारत के अंदर का हाल भी सुन लीजिए कि हिंदू इंतहा पसंद तंजीमें लोगों को मुसलमानों के खिलाफ हथियार उठाने और नस्ल कुशी पर उकसा रही हैं। और ये राम मंदिर वाला मामला भी आपके सामने है, जो अभी कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन उसकी किस फैनफेयर से इनाग्रेशन की गई है और सब सियासी हथकंडे जो मोदी हमेशा से इस्तेमाल करते आए हैं। साबिक सेक्रेटरी खारजा एम्बेसडर एजाज चौधरी हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। एजाज चौधरी साहब, ये खबरें तो पहले से ही मौजूद थी कि भारत पाकिस्तान में टारगेट किलिंग्स कर रहा है, लेकिन अब तो दफ्तर खारजा ने सब खोलकर सामने रख दिया है बेसिकली फैक्ट्स के साथ। तो क्या ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान मोदी के भारत को एक दहशतगर्द रियासत के तौर पर देख रहा है और दुनिया को भी दिखाना चाह रहा है? जी, जो रवैया इख्तियार किया है हिंदुस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी ने कि वो दुनिया भर में चुन चुन कर अपने मुखालफिन को कत्ल कर रहे हैं, ये तो एक दहशतगर्द मुल्क के ही का शेवा है और एक जिम्मेदार रियासत कम अज़ कम इस किस्म का काम नहीं करती है। क्यों कर रहे हैं? क्या वो शैप आ गए हैं कि जी हम बड़ी उभरती हुई ताकत हैं, हमारे अमेरिका के साथ बड़े ताल्लुकात हैं, या खुदा मालूम क्या ऐसी आइडियोलॉजी फॉलो कर रहे हैं हिंदुत्व वाली कि जिससे उनको ये लगता है कि अब हम अपने तमाम दुश्मनों को जो मुल्क से बाहर हैं या मुल्क के अंदर हैं उनको हम ख़त्म कर देंगे। लेकिन ये बिल्कुल एक गैर जिम्मेदाराना रियासत का रवैया है। ज़्यादा पाकिस्तान ने जो इल्ज़ामात लगाए हैं वो कनाडा, अमेरिका वगैरह से मुख्तलिफ नहीं है। ऐसा नज़र आता है कि मोदी सरकार का कोई आलमी एजेंडा है और इंडिया इस तरह की कार्रवाइयों से आपको क्या लगता है, क्या हासिल करना चाहता है और दुनिया जो भी बोल ले उससे फ़र्क पड़ रहा है? देखिए, मेरे ख्याल में मोदी का अपना एक इमेज बनाने की कोशिश की जा रही है, लार्जर देन लाइफ, एक बहुत बड़ा इमेज। आपने देखा कि अभी राम मंदिर का भी वो पूरा का पूरा एक खेल खेला गया, सारा बाबरी मस्जिद को गिरा कर उसके ऊपर बनाया गया, फिर कश्मीर को रियासत को ही ख़त्म करके तो कब्जा किया, उसके ऊपर उनको यूनियन टेरिटरीज बनाया। तो ये जो काम सारे वो कर रहे हैं, उनका ये ख्याल है कि वो अपनी एक लेगेसी छोड़ रहे हैं। मेरे ख्याल में बड़ी ही ये गलत किस्म की लेगेसी वो छोड़ रहे हैं। उसकी वजह से उनका नाम तो ऊंचा नहीं हो रहा, क्योंकि उन्होंने अपने मुल्क में भी आग लगाई है और अब इस किस्म के वाक़यात जिसकी हमें खबर मिल रही है, अब खुदा मालूम पाकिस्तान के अलावा और किस किस के मुल्क में भी ये काम हो रहा है, तो वो उन्होंने कोई अपने इमेज के लिए, अपने मुल्क के इमेज के लिए कोई अच्छा काम नहीं है। मेरे ख्याल में उनको अपने गरीबान में झांक कर देखना चाहिए कि वो ये क्या काम कर रहे हैं।
और राइट, फाइनली आप एजाज चौधरी साहब ये भी बता दें कि अब पाकिस्तान ने अपना तो एक बड़ा स्ट्रॉन्ग केस बना लिया और दीगर ममालिक के हवाले भी जो हैं वो मौजूद हैं, तो अगला स्टेप क्या होना चाहिए? क्या पाकिस्तान को किसी आलमी अदालत या मे बी अक़वाम मुत्तहिदा में ये मामला जो हैं उठाने होंगे? व्हाट्स नेक्स्ट? जी बिल्कुल, क्यों नहीं। मेरा ख्याल में आलमी अदालतों में जाना चाहिए, अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल में जाना चाहिए, काउंटर टेररिज्म कमेटी में जाना चाहिए, ह्यूमन राइट्स काउंसिल में जाना चाहिए, P5 के सारे मेंबरान के पास जाना चाहिए, तमाम वो थर्ड कंट्रीज़ जहाँ पे हिंदुस्तान जिनकी सरजमीन इस्तेमाल करके ये सारे काम कर रहे हैं उन तक भी जाना चाहिए। लेकिन क्या चीज़ साथ लेके जाएँ? एक मेरा ख्याल में जो डोजियर है जिस तरह बनाया जाता है वो तो बनता ही था, पर ज़्यादा बेहतर होगा कि हम कोई मकामी अदालत में ये केस फाइल करके एक लेटर रोगेटरी बनाए जो एक कानूनी दस्तावेज है, जो इंटरपोल में भी जमा कराई जा सकती है, ताकि उन लोगों को जो कातिल हैं उनको पकड़ा जा सके, जो बाहर हैं इस वक्त पाकिस्तान की हदूद में नहीं है, तो उन तक पहुंचने के लिए एक लेटर रोगेटरी हम जो इंटरपोल की भी मदद ली जाए और बाकी सारी दुनिया में भी ये पैगाम पहुंचाया जाए, ताकि उनको पता चले कि हम जो हवा में कोई बात नहीं कर रहे हैं, हमारे पास बड़े ठोस सबूत हैं और एक अदालती निज़ाम के ज़रिए हम वो ठोस सबूत सारी दुनिया के सामने रख रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका एजाज चौधरी साहब। और दुनिया के सामने जब इस अंदाज में जिस तरह आप सजेस्ट कर रहे हैं पाकिस्तान ये बात रखेगा, कि पाकिस्तान की बात में वजन तो होता ही है, लेकिन इस मरतबा ज़रा और बात होगी क्योंकि दुनिया के बड़े बड़े ममालिक यही इल्ज़ामात भारत पर पहले लगा चुके हैं, चाहे वो अमरीका हो या कनाडा ने तो आपको बताया ही था किस तरह पूरा मामला पार्लियामान में अपनी उठाया था और कहा था कि हमारे पास एक एक चीज़ का सबूत मौजूद है। तो ये कलेक्टिवली फिर सारे सबूतों को करना चाहिए और एक कलेक्टिव किस्म की एफर्ट करनी चाहिए कि इंडिया को थोड़ा सा कंटेन और कंट्रोल किया जाए। अच्छा जी, और बैक। अच्छा जी, सर्दी पे वापस आते हैं क्योंकि अभी वीकेंड भी आ गया और सर्दी तो है, तो लिहाजा अभी हम आपको कहाँ लेके जा रहे हैं अब्दुल्ला? आप ही बताएं। चमन चमन चल रहे हैं। नूर जमान अचकज़ई हमारा इंतजार कर रहे हैं। बताइए नूर जमान, बताएं कि क्या हो रहा है? कैसा मौसम है वहाँ पे? जी बिल्कुल, बलूचिस्तान के शुमाल मशरकी और मगरबी इलाके रवा मौसम सरमा के दौरान जो है शदीद खुशहाली की लपेट में, खासकर इस वक्त सख्त सर्द और खुश्क हवाएं चल रही है। बलूचिस्तान के जो बालाई इलाके जो खासकर सर्द वो इलाके जहाँ पर मौसम सरमा में अमूमन दिसंबर में शदीद बारिशें और बर्फबारी होती थी और जनवरी जो था वो टॉप सीज़न रहता था मौसम सरमा का। पिछले सालों यहाँ पर शदीद बर्फ़ पड़ती थी और बर्फबारी के बाद से ज़राअत और जो ज़री शोबा है वो फाल रहता था। खासकर बलूचिस्तान के जो इन इलाकों में बारानी ज़मीनों पर गंदम काश किया जाता था, इस साल बेशतर इलाकों में गंदम काश का सिलसिला शुरू नहीं हो सका है, क्योंकि दिसंबर और जनवरी के पहले हफ्ते में जब बारिशें और बर्फ़ पड़ती थी तो तब जो खुशकाबा बारानी ज़मीनें थी वहाँ पर गंदम काश किया जाता था। खासकर चमन, किला अब्दुल्ला, ज़ियारत, पशीन, लोरलाई, जोब, हरनाई, मुसखेल, इसी तरह तोबा चिकज़ई, तोबा काकड़ी, इन इलाकों में गंदम काश नहीं किया जा सका है। 2022 के सैलाब में यहाँ पर जो ज़रूरी ज़मीनें थी उसको शदीद नुकसान पहुँचा था। खासकर मुख्तलिफ जो सब्जियाँ काश की जाती थी उसकी काश भी मुतासर हुई, लेकिन जब से बारिशों का सिलसिला हुआ है तो बारिशों ना होने की वजह से भी इन इलाकों में ज़मींदारों को शदीद मुश्किलात का सामना है। इन इलाकों में खुशहाली का दौरा है। बारिशें जो है इस साल इंतहाई कम और महदूद पैमाने पर भी है। बारिशें ना होने की वजह से एक तो मौसम इंतहाई खुश्क है, खुश सर्द हवाएं चलने के बायस यहाँ पर मामलाती ज़िंदगी मुतासर हुई है। बीमारियाँ जो मौसमी खासकर बीमारियाँ उम्र रसीदा और बच्चों में जो मौसमी बीमारियाँ हैं वो पिछले सालों की बनस्बत इस साल बहुत ज़्यादा है। PDM ने इम्कान ज़ाहिर किया कि इतवार के दिन से बलूचिस्तान के जो शुमाल बालाई इलाके जो मौसम जो सर्द इलाके वहाँ पर बारिशों का इम्कान है और जनवरी में बारिशें और बर्फबारी ना हो सकी तो खुशकाबा बारानी ज़मीनों पर गंदम काश्त नहीं किया जा सकेगा और ये जो सीज़न है गंदम का वो गुजर चुका है। जी सिर्फ देख के तो मुझे मौसम चमन का भी अच्छा लग रहा था। नूर जमान, थैंक यू सो मच। थोड़ी इधर उधर क्यों नहीं अच्छा लग रहा था आपको? यहाँ बैठे हुए सर्दी लग रही है कराची में। एयर क्वालिटी इंडेक्स का भी बता देना कि आज लाहौर जो है वो नंबर 4 पे है, कराची इज एट 5, दिल्ली इज एट 1। तो और मुल्क में जिस दिन के भूल जाते होंगे ना शायद आप लोग, शायद उतनी एक्टिविटी नज़र नहीं आ रही होती होगी, तो हम हैं आपको बताने के लिए कि इलेक्शन में 2 हफ्ते से भी कम वक्त रह गया है। याद है नहीं बन पाया वैसे वो माहौल। सही बात है, नहीं बन, जो मर्जी कर ले, नहीं बन पाया वो माहौल। खैर, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहे हैं सियासतदान, अभी भी टाइम है, हो सकता है वो स्टीम किसी तरह और बढ़े, वापस आए। कायद नून लीग आज जनाब नवाज शरीफ जाएंगे बिहाड़ी
और वहाँ उनके साथ मरीम नवाज भी होंगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जाएंगे आज मुल्तान। सो वहाँ टेक्नोलॉजी कॉलेज मुल्तान के ग्राउंड में पीपल्स पार्टी जलसा करने की तैयारियां मुकम्मल कर चुकी है। और फजलुर रहमान आज मुजफ्फरगढ़ जाएंगे और आलमी जमात अदालत इस्लामी में हैदराबाद में जलसा करेगी। इजराइल गजा वो उस वॉर पे कुछ फैसले करने हैं, वो भी आज 5 बजे तक हो जाएंगे शाम को। तो बेहतरी वहाँ से लॉट हैपनिंग टुडे। Geo News of course will keep you updated and posted on that. और लाहौर में नमूनिया के केसेस बहुत बढ़ रहे हैं। 1000 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं, पर्टिकुलरली बच्चों में नमूनिया के। सो व्हेनेवर यू स्टेपिंग आउट ऑफ द होम, बाइक वगैरह पे आप And talking about stepping out of the home, so you remember marathon इस्लामाबाद में भी, कराची में भी, so cover up yourself, खासतौर पे if you are in Islamabad and do participate, and of course कराची वाले तो पहुंचो ना, रूट शूट सब कुछ आप लोगों को पता है, बच्चे भी जा सकते हैं, बड़े बूढ़े सारे जाएं। और कराची में एक डाउन सिंड्रोम कराची डाउन सिंड्रोम प्रोग्राम के तहत एक कार्निवल है बच्चों का, जहाँ पे इंडिविजुअल्स विद डाउन सिंड्रोम और दीगर लोग भी आए होंगे। सो वहाँ भी अपने बच्चों को लेकर तो वीकेंड पे क्या हो रहा है ये हमने आपको आप बता दिया है। तो कीप योरसेल्फ बिजी, कीप योरसेल्फ वार्म, विल सी यू कुछ ना करें और लिहाफ में बैठ के मूंगफलियां खाएं। इसके ये इरादे। बाय।